हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का करने वाले हैं पार्ट 14। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में 2005-6 से और 14-15 के मध्य में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो देखिए, 5-6 और 14-15 के बीच में किया गया था रजिस्टर्ड निर्माण में, जो कि लगभग लगभग 45% से ज्यादा था। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति में देखते हैं तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान की स्थिति में जो सबसे ज्यादा वृद्धि दर अगर जो देखा गया है, ये है हवाई परिवहन में। ठीक है, हवाई परिवहन में, जो कि लगभग लगभग 20% है। और इसके बाद अगर कहीं देखा जाए तो है सड़क परिवहन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो देखिए, बिहार का अगर जो बात करें सबसे गरीब जिला का, तो बिहार का जो सबसे गरीब जिला हो जाएगा ये शिवहर। कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? शिवहर। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अब ज्यादा जनसंख्या होगी तो रिसोर्सेज का प्रयोग ज्यादा होगा, तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला सबसे ज्यादा शिवहर है, इसलिए गरीबी भी सबसे ज्यादा शिवहर में। अगला प्रश्न देखते हैं। एसपीयूआर परियोजना का संबंध किससे है? ये अगर जो एसपीयूआर की बात करें तो ये है नगर निगम के बीच से संबंधित है। एक्चुअली था क्या, तो ये एसपीयूआर का मतलब था सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म, प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म। तो इसी से पता चलता है कि ये किससे संबंधित है। तो ये है नगर बीज से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, कुल लंबाई, सॉरी, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, बिहार में वर्तमान में जो है, तो ये प्रेजेंट डे में बिहार में कुल जो लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की, ये लगभग लगभग 6200 किलोमीटर है। और अगर सबसे ज्यादा की बात करें किस जिला में है, तो सबसे ज्यादा है पटना जिला में। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग, तो ये पुराना डेटा है, पहले पूछे गए प्रश्न है। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान की जो स्थिति है, ये वर्तमान में लगभग लगभग 374 KWH है। लेकिन अगर बिल्कुल वर्तमान में देखें, ये लगभग ये जो है 25-26 का डेटा है, 2025-26 के अनुसार से। और 11-12 में जो था, ये 11-12 में 134 था। तो देखिए कितना बढ़ोतरी हुई है। 2000 अगर 11-12 की बात करें तो ये 134 था KWH। लेकिन अभी बिल्कुल अभी वर्तमान 2026 की बात करें तो ये आंकड़ा 400 पार कर चुका है, 401 के आसपास है वर्तमान में। ठीक है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब? तो बिरसा मुंडा का जो एक आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1895 से 1900 के बीच में चला था। ये पीक का जो समय था वो था 1899। और जिसके मुख्य नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। तो इनको सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। ये एक जगह है चक्रधरपुर। ठीक है, यही पास में जंगलों में ये सो रहे थे, इन्हीं से इनको गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, धरती आबा। अभी भी लोग इनको पूजते हैं झारखंड के क्षेत्रों में। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो देखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1916 में। ठीक है, इस अधिवेशन में बिहार के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गए थे राजकुमार शुक्ल। तो इन्होंने ही गांधी जी को बिहार में किसानों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, कर को लेकर के, जबरन तीन कक्षीय पद्धति जो चल रही थी उसको लेकर के, तो ये सब की तरफ इनका ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने ही। ये अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का लखनऊ में, उसी में ये गांधी जी से पहली बार मिले थे। ठीक है, अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे लखनऊ अधिवेशन के, तो ये थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ओके, ये एक 1916 का अधिवेशन कुछ और कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण रहा था। जैसे गरम दल नरम दल में जो पार्टी टूट गई थी कांग्रेस, उसको सबको एक करना, मुस्लिम लीग को अपने साथ लाना, तो ये सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये कोलकाता का लखनऊ का अधिवेशन 1916 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे हुए थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ गांधी जी द्वारा, ठीक है, तो ये शुरू हुआ था 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। कुछ ही दिनों के बाद जेपी का एग्जाम था, लेकिन इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और ये गांधी जी के साथ आ गए असहयोग आंदोलन में। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1902 को, और इनकी अगर निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979। आप लोग जानते होंगे जो 1974 में जो छात्र आंदोलन था, इसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। और इसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। 75 में उन आपातकाल लगा, 77 में चुनाव हुए, फिर वो हार गई थी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, मतलब इनके साथ दिया? तो ये थे सिलभद्र रियाजी। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना ये किया गया था, ये एक वामपंथी ग्रुप था, ठीक है, वामपंथी राष्ट्रवादी ग्रुप। इसकी जो शुरुआत की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब की गई थी? तो ये जो शुरुआत जो इसकी की गई थी, ये की गई थी, उसके बाद इन्होंने 1939 में दे दिया था इस्तीफा कांग्रेस से, और कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस में रहते हुए ही इन्होंने 22 जून 1939 को शुरू किया अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। बहुत लोगों ने इनको साथ दिया। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि जितने वामपंथी नेता हैं कांग्रेस के अंदर, सबको एक साथ लाना। तो उन्हीं में से एक थे सिलभद्र रियाजी, इन्होंने इनका साथ दिया। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? ये थे राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में और भी कई वकालत जो कर रहे थे उन लोग छोड़े थे, जिसमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रमुखता से आता है, और साथ साथ में लाला लाजपत राय। इन लोग भी कहीं वकालत कर रहे थे, तो इन लोगों ने भी वकालत छोड़ दिए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार राज्य में अवस्थित है। अगर बिहार की भी बात करें तो कहाँ? तो बिहार के नालंदा जिले में, नालंदा जिले में बिहार शरीफ एक जगह है, तो ये यहाँ अवस्थित है। इसका जो स्थापना जो किया गया था उदंतपुरी शिक्षा केंद्र का, तो एक पाल वंश के शासक थे गोपाल। तो पाल वंश के एक शासक थे गोपाल, जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी उदंतपुरी का। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, बिहार का प्रथम मुस्लिम मुस्लिम विजेता की अगर बात करें तो ये था बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ठीक है। 1199 में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, और जो कि नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध शिक्षा केंद्र का विश्वविख्यात एक केंद्र था बौद्ध शिक्षा का, और इन्होंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को और भी बहुत सारे धर्माचार्यों को मारा था, इन्होंने हजारों लोगों की संख्या। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्यदेव। अगर जो बात करें कि इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना इन्होंने 1097 ईस्वी में की थी, ठीक है। कर्नाट वंश की अगर जो क्षेत्र का बात करें तो वर्तमान का मिथिला क्षेत्र इस क्षेत्र में आता था, और तिरहुत वगैरह, ठीक है। और इनके जो आखिरी थे ये थे शासक हरि सिंह देव। हरि सिंह देव आखिरी शासक थे। और अगर जो ये काल देखा जाए तो 1097 से लेकर के 1324 तक, ये फिर खत्म कैसे हो गया? तो गयासुद्दीन के ये समकालीन थे हरि सिंह, ठीक है। तो मुस्लिम आक्रमण के कारण ये वंश समाप्त हो गया 1324 में। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? ये किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था। इन्होंने कब किया था? तो 1199 में। कर्नाट वंश का अंतिम शासक अभी अभी हम डिस्कस किए हैं, हरि सिंह देव जी थे, 1324 तक शासन किया, गयासुद्दीन के समकालीन थे, और इन्होंने ही आखिरी शासक के रूप में इनका नाम जाना जाता है। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन थे? राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन थे? तो ये थे चंद्रेश्वर। कौन थे? चंदेश्वर थे। तो इसमें बताया क्या गया है?
तो इसमें बताया गया है कर्नाट वंश के बारे में। कर्नाट वंश के बारे में इसमें बताया गया है और ये हरि सिंह के दरबार में रहते थे। उद्वंत प्रकाश का लेखक, उद्वंत प्रकाश के जो लेखक थे मौली कवि। ठीक है, और भी इनके अलावा इन्होंने कुछ और भी बुक वगैरह लिखे हैं, जैसे बाघ सिंह, उद्वंत विनोद, ये सब इन्होंने लिखे हैं। इसमें क्या बताया गया है, तो ये जो उद्वंत प्रकाश में जो चर्चा की गई है वो 14वीं शताब्दी से में जो परमार राजपूत वगैरह थे, तो इन लोगों का जो आगमन था इसके बारे में चर्चा की गई है उद्वंत प्रकाश में। लिखा गया है मौली कवि के द्वारा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा, त्रिवेणी नहर, शारदा, पूर्वी यमुना नगर। तो ये त्रिवेणी नहर से की जाती है, जो गंडक नदी पे है। सोर्स क्या है इसका? गंडक नदी। तो त्रिवेणी नहर से ही सिंचाई की मुख्य प्रणाली है बिहार के क्षेत्रों में, अगर नहर की बात की जाए तो उसमें से। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? तो उत्तर पश्चिम भाग देखें, उत्तर और पश्चिम भाग, यानी ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण का, तो सोमेश्वर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और पश्चिमी चंपारण में ही हमारा एकमात्र नेशनल पार्क भी है, उसी के अंदर वाल्मीकि बाघ उद्यान है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो ये है दोस्तों, ये है बागमती, घाघरा, गंडक, कमला। तेल नदी, तो देखिए तेल नदी का आंसर हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये महानदी की सहायक नदी है। ये महानदी की सहायक नदी है तेल नदी, जो मुख्य रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से प्रवाहित होती है और सोनपुर यानी स्वर्णपुर में कुफ महानदी में मिलती है। ठीक है, ये क्षेत्र है उड़ीसा में। निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? मतलब 2001 के जनगणना और 2011 के जनगणना में सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहाँ हुई थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर था ये मधेपुरा में था, और ये लगभग 25.4% था, लगभग ये कंप्लीटली 25% से ज्यादा था। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक का केंद्र है? तो सब लोग जानते हैं भागलपुर जिला विश्वविख्यात था, ये लगभग लगभग 250 वर्ष पुराना है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कोल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मोकामा में। कितने लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हरनौत मार देते हैं। हरनौत रेलवे के डब्बे वगैरह के रिपेयरिंग के लिए है, जबकि भारत वैगन इंजीनियरिंग जो मोकामा है, यहाँ पे ये डब्बे का निर्माण किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है, अगर बात करें हेड ऑफिस का, तो इसका हेड ऑफिस है पटना में। तो हरनौत में क्या है? तो हरनौत में जो है ये रेल डिब्बे का मरम्मत का कारखाना है। इसकी स्थापना की गई थी 2003 में, और इसकी जो शिलान्यास या शुभारंभ जो किया गया था 2003 में, ये तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को जो जोड़ने वाला है यह है NH85, राष्ट्रीय राजमार्ग 85 है। ठीक है, अगर जो हम और की भी बात करें, जैसे 77, तो 77 जो है ये मुजफ्फरपुर, गया, डोभी, इन क्षेत्रों का है। ठीक है, मुजफ्फरपुर को डोभी से जोड़ता है। 84 की अगर जो बात करें तो ये आरा बक्सर क्षेत्र का है, आरा बक्सर का है। 85 छपरा गोपालगंज। ठीक है, देखिए NH80 की बात करें तो ये एक लंबा राजमार्ग है, जो मोकामा से लेकर के मोकामा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर से होते हुए ये झारखंड की सीमा में लगता है। ठीक है, मुंगेर भागलपुर से होते हुए झारखंड की सीमा तक जाता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजमार्ग 85, जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। अगर देखें कि बिहार में सबसे लंबा है, ये है NH31। ठीक है, लगभग लगभग जो कि बिहार में 415 किलोमीटर। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1800
55-56 में, और इसका नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। सिद्धू और कान्हू दो ब्रदर के द्वारा किया गया था। इनके दो भाई और भी थे, चांद भैरव, और दो बहनें फूलो और झानो। ठीक है, तो प्रमुखता से जो नाम आता है सिद्धू कान्हू का, ये अंग्रेजों के जो किसानों के प्रति दमनकारी नीतियां थी उसके खिलाफ ये शुरू किया गया था 55-56। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि ये विद्यार्थी पीसीएस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बताइए, और कहीं कुछ कमियां लगे तो आप मुझे भी बताइए।